रोमियो की बात सुन अमर और ऋतिक काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन दोनों को हैरान परेशान देख करण चिढ़ते हुए रोमियो से कहता है, अबे साले, तेरा मुंह कभी बंद रहता है या नहीं? हर समय फालतू बकवास करता रहता है। वो दोनों अभी अभी यहाँ आए हैं और तू पहले ही उन्हें डरा रहा है। इतना कहकर करण ऋतिक और अमर से कहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। मुझे क्या पता था ये दोनों इतने डरपोक निकलेंगे। मैं तो बस इन्हें वार्न कर रहा था ताकि रात के समय घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अब तो ये यही रहने वाले हैं ना। और गांव में इस बात की साफ मनाही है कि रात के समय कोई घर से बाहर निकलेगा। ऋतिक हैरानी के साथ करण से पूछता है, ये रोमियो क्या कह रहा है? करण कहता है, हाँ ये सही कह रहा है। इस गांव का नियम है, कोई भी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? ऋतिक करण से पूछता है और करण आगे से कहता है, कोई खास वजह नहीं है। ये जंगल और पहाड़ियों वाला इलाका है, इसीलिए यहाँ जंगली जानवर खुले में घूमते रहते हैं। इसीलिए यहाँ रात के समय बाहर निकलने पर रोक है। अच्छा तो ये बात है। अमर और ऋतिक को करण की बात समझ आ जाती है और फिर आगे वो उससे कुछ नहीं कहते। करण हंसते हुए उन दोनों से कहता है, वैसे तुम्हें पता है, हमारे रोमियो भाई साहब को किसी से प्यार हो गया है। करण की बात सुन ऋतिक और अमर दोनों को झटका लगता है और वो दोनों रोमियो की ओर देखने लग जाते हैं। इधर करण की बात सुन रोमियो बत्ती सी दिखाने लग जाता है और उसके साथ ही अमर और करण जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, जैसे किसी पागल इंसान को बिन धुन के नाचते हुए देख लिया हो। रोमियो को उन दोनों की इस तरह उसका मजाक बनाना ठीक नहीं लगता और वो मुंह बनाते हुए उन दोनों से कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? प्यार किया हूं, कोई मजाक तो नहीं की। ऋतिक अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे कहता है, क्या कहा, तुझे प्यार हो गया? अच्छा जरा हमें भी तो बता, कौन है वो लड़की? रोमियो सहराते हुए कहता है, वो यहाँ के स्कूल टीचर है, उसका नाम कमली है। मुझे उससे फर्स्ट साइट लव हो गया है। वो बहुत खूबसूरत है और पढ़ाती भी बहुत अच्छा है। रोमियो खुद में ही बोलते जा रहा था और ऋतिक और अमर उसकी बातों पर हैरान हो जाते हैं। अमर रोमियो की ट्रेन को बीच में रोकते हुए उससे कहता है, क्या क्या कहा? वो टीचर है? तुझे टीचर का टी भी आता है? उसका दिमाग थोड़ी खराब है जो तुझसे दोस्ती करेगी। ना तो तू पढ़ा लिखा है और ना ही तेरे पास कोई नौकरी। वो तो किसी पढ़े लिखे और नौकरी वाले लड़के से ही शादी करेगी। अमर की बात सुन तो रोमियो का रोना सा निकल जाता है। कहा तो लोगों ने दोस्त, उसका दोस्त जो उसका ही कॉन्फिडेंस गिराने पर लगा हुआ था। अगर मदद नहीं कर सकता तो ना कर। रोमियो की हालत से अनजान अमर बोलता ही जा रहा था। तभी रोमियो का सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो गुस्से के साथ अमर से कहता है, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? क्या कहा मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, तो तू क्या है? अरे तेरे जैसे इंसान जब पैदा हुए तभी तो कलयुग की शुरुआत हो गई थी। मेरी वजह से कलयुग अमर शोक हो जाता है, लेकिन रोमियो का बोलना अभी भी बंद नहीं होता और वो आगे कहता है, तुझ जैसे लोगों को प्यार की कदर नहीं। प्यार को नौकरी या ज्ञान से नहीं तोला जाता। प्यार तो बस हो जाता है, चाहे वो किसी से भी हो। मेरे प्यार एकदम गंगा की तरह पवित्र है। पवित्र? तीनों हैरान हो जाते हैं और रोमियो को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। उन्हें तो यही समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वो अपने दोस्त को बचपन से जानते थे। उसका दोस्त एक नंबर का नकारा और बेकार इंसान था। अब वो उन्हें गीता का पाठ पढ़ा रहा है। ऋतिक रोमियो को शांत करते हुए कहता है, हाँ हाँ चल, मान लिया तेरा प्यार सच्चा है, अब शांत हो जा और पूरी बात बता। कब हुआ तुझे प्यार और कैसे हो गया?
ऋतिक का सवाल सुन रोमियो बुरा सा मुंह बना लेता है। ऋतिक का सवाल तो सही था, लेकिन उसके पूछने का तरीका रोमियो को अच्छा नहीं लगा। भला ये भी कोई पूछने वाली बात थी कि प्यार हो कैसे गया। फिर भी सवाल पूछे जाने पर रोमियो उन सभी को बताता है और कहता है वो एक दिन में नदी के किनारे जा रहा था। इतना कहकर रोमियो उन्हीं पुलों में पहुंच जाता है। जब वो नदी की ओर जा रहा था, गांव से निकलकर कुछ दूरी पर ही एक बड़ा सा हरा मैदान था, जहां से पूरा आसमान साफ साफ दिखाई देता था। और सामने ही वहां 3 पहाड़ियां नजर आ रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग तक जा रही हो। उन पहाड़ियों के चारों ओर सफेद बादल मंडरा रहे थे। वहीं पास ही में एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था, जिसके बाहर कई सर मेज कुर्सियां पड़ी हुई थी, जिन पर कुछ पर्यटक बैठे हुए थे। थोड़ा आगे जाने पर एक नदी पड़ती थी। नदी ज्यादा बड़ी थी, उसमें घुटने तक पानी था। उसी नदी के किनारे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, जो अपने घड़े में पानी भर रही थी। उसके पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था और माथे पर काली बिंदी थी। वो अपने मटके में पानी भर के उठा ही रही थी, तभी अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे पलटती है और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर घबरा जाती है, जिस कारण उसका मटका जमीन पर गिरकर टूट जाता है। सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि रोमियो था, जो मटका टूटने पर भी उस लड़की की ओर देखकर मुस्कुराए जा रहा था। रोमियो की नज़र लड़की को घूरे जा रही थी, जिसे लड़की नोटिस कर लेती है। एक तो रोमियो की वजह से उसका मटका टूट गया था, और उसकी हरकत देख लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे ऐसे घूर रहे हो? रोमियो कुछ नहीं कहता। उसका सारा ध्यान तो लड़की पर था, जैसे बरसों बाद किसी भिखारी को भीख मिली हो। बस फिर क्या था, उस लड़की के पास पड़ा एक डंडा उठाया और रोमियो को मारने लगी। डंडा उसकी ओर आता देख रोमियो की सिटी पिट्टी गुल हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब तक उसे समझ आता, तब तक एक डंडा उसकी कमर पर लग चुका था। उसी के साथ उसके मुंह से चीख निकली, मार दिया रे, रुक कभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर वो लड़की रोमियो को मारने दौड़ पड़ती है, और इसी के साथ रोमियो अपनी यादों के पलों से बाहर आ जाता है और एक लंबी आह भरते हुए कहता है, तो ये थी मेरी पहली मुलाकात। रोमियो की अजीब और गरीब यादों को सुनकर उन तीनों की हंसी छूट रही थी। उन्हें तो लगा था कि कोई नॉर्मल मुलाकात होगी, लेकिन ये तो बड़ी एंटीक निकली। ऋतिक आपको हंसी करते हुए रोमियो से कहता है, इससे पहले नहीं, आखिरी मुलाकात कहते हैं। ऋतिक के इतना कहते ही वे तीनों पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। रोमियो को तो सिर फटा जा रहा था। कहाँ तो वो अपने प्यार की दास्तां सुना रहा था, और कहाँ अगले ही पल उसका मजाक बनकर रह गया। लोग सही कहते हैं, अपने प्यार को दूसरा नहीं समझ पाता। अमर हंसते हुए रोमियो से कहता है, ये प्यार नहीं, हवस है तेरी। क्या कहा तूने? तेरा प्यार गंगा की तरह पवित्र है? अरे तेरी बातों से ही पता चल रहा है कितना पवित्र है। तेरी प्यार की पवित्रता देख तो गंगा भी सूख जाए। रोमियो चिढ़ते हुए कहता है, जो भी है, कमली मुझे पसंद है और तुम लोग उससे दोस्ती करने में मेरी मदद करोगे। ऋतिक चिढ़ते हुए जवाब देता है, हम मदद करेंगे? हमें पिटना थोड़ी है, हमें भी अपनी इज्जत का ख्याल है। नहीं, हम तेरी मदद नहीं करने वाले। तुझे जो करना है कर, हमें बीच में मत घसीट। ऋतिक और करण भी ऋतिक की हामी भर देते हैं। हाँ और नहीं तो क्या, हमें भी अपनी इज्जत का ख्याल है, अमर कहता है। तो फिर ठीक है, नहीं करनी मदद तो मत करो।
वैसे भी तुम लोग मदद की वजह परेशानी ही खड़ी करोगे, ये रोमियो कहता है। रोमियो की बात सुन सब लोग हामी में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वे लोग कुछ दूर और बातें करते हैं, वहीं पड़े सोफे पर सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चांदनी हवेली के कमरे में आईने के सामने बैठी हुई थी और पास ही उसकी सहेली शालिनी खड़ी हुई थी। शालिनी चांदनी से कहती है, अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। चांदनी खड़ी होते हुए कहती है, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। शालिनी उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, कुछ गलत नहीं किया तूने, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तेरी जगह मैं भी होती तो यही करती। शालिनी की बात सुन चांदनी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो हामी में अपना सिर हिला देती है। शालिनी आगे कहती है, अब तू आराम कर और ज़्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शालिनी वहाँ से चली जाती है और चांदनी भी बेड पर जाकर सो जाती है। सुबह के 7 बज रहे थे। सूरज को रोशनी चारों ओर फैल चुकी थी। शालिनी हाल में खड़ी चांदनी का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। वे दोनों मंदिर जाने की तैयारी में थी। कुछ ही देर में वहां चांदनी आ जाती है। उसके काले रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसके माथे पर छोटी सी काली बिंदी थी जो खूबसूरत लग रही थी। चांदनी आते ही शालिनी से कहती है, चल। शालिनी हामी में अपना सिर हिलाती है और उसके बाद वे दोनों हवेली से बाहर आ जाती है। हवेली से बाहर निकलकर वे सीधे मैदान की ओर जाने लगती हैं और कुछ ही देर में वे दोनों मंदिर के सामने पहुंच जाती हैं। मंदिर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी। लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे। चांदनी रोशनी से कहती है, लगता है सुबह की आरती शुरू हो गई। इतना कहकर चांदनी और रोशनी जल्दी जल्दी मंदिर में जाने लगती हैं। मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए दोनों अंदर चली जाती हैं और गर्भगृह में प्रवेश कर जाती हैं। गर्भगृह में वो जगह होती है जहाँ भगवान की प्रतिमा लगी होती है और पुजारी वहीं पर भगवान की आरती करते हैं। गर्भगृह में लोगों की भीड़ जमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के आधे लोग वहां उपस्थित हों। गर्भगृह काफ़ी बड़ा था, इसलिए जगह की कोई कमी नहीं थी। सरपंच की बेटी को आता देख लोग उसके लिए जगह बनाने लगते हैं और वे दोनों लोगों के बीच होते हुए महादेव की शिवलिंग के आगे पहुंच जाती है। मंत्रों और घंटियों की आवाज़ों से वहां का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। सब लोग आरती में पूरी तरह से लीन थे। कुछ ही देर में आरती समाप्त हो जाती है। सब लोग एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। दोनों लड़कियां भी महादेव का आशीर्वाद लेती है और मंदिर से बाहर आ जाती है। मंदिर से बाहर आते ही वे दोनों कुछ ही दूर चली थी कि चांदनी को कुछ नजर आता है और वो शौक हो जाती है।